डिटरमिनेंट्स के हमने फर्स्ट 4.1 एक्सरसाइज के जो भी प्रॉब्लम्स थे उसे हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने देख लिया था। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्वेश्चन ही नेक्स्ट टाइप, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं 4.2 के लिए, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। 4.2 एक्सरसाइज पूरा प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर्टीज पहले समझना जरूरी है। इसका पहला प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट ए जो है वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के। यस, दिस इज राइट बिकॉज वी हैव आल्सो प्रूव दिस, ठीक है। हमने इसे पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, कर लिया हमने प्रूव, तो इसलिए ये तो सेटिस्फाइड है, इसे करने की जरूरत नहीं है। 4.1 में ही हमने इसके क्वेश्चंस भी देख लिए, ओके। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है? सेकंड प्रॉपर्टीज कहता है आपको if any two rows or column of a determinants, if any two rows or column of a determinants are interchanged, then sign of determinant changes, then sign of determinant changes। अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट के क्या करते हो, किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हो, इंटरचेंज का मतलब होता है रो को R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, या C1 को C2 से इंटरचेंज कर दिया, या C1 को C3 से कर दिया, या C3 को C1 से कर दिया, या R3 को R2 से इंटरचेंज कर दिया, या R2 को R3 से इंटरचेंज कर दिया। दीज आर कॉल्ड इंटरचेंजिंग। क्या सर कॉलम को रो से इंटरचेंज कर सकते? नहीं बेटा, कॉलम को रो से नहीं कर सकते, ठीक है। कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे इंटरचेंजिंग कहते हैं। तो अगर आपने किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपस में क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को, तीन को नहीं कर सकते एक साथ, दो को ही करते हैं, ठीक है। किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को अगर आपने आपस में इंटरचेंज कर दिया तो देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। डिटरमिनेंट की वैल्यू तो वही आएगी बट उसके साइन में क्या हो जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी। जरा प्रूफ करके तो दिखाइए सर, एक बार देखिए तो सही में होता भी है या नहीं होता है। देखो इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1, ये रो ये कॉलम छोड़ दोगे 3 2 3 -1। मैं एक एक्सपेंडिंग अलोंग R1 खोल रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का 5 लिया आपने, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दोगे, क्या आ जाएगा आपके पास 2 0 3 और -1, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 7 लिया, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दोगे, क्या आ जाएगा आपका 2 0 3 और 2, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड कर दो, 1 3 1 जा 3 3 2 जा 6, फिर माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 0, फिर ये हो जाएगा 7 2 2 जा 4 माइनस का 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9 माइनस का 9, ठीक है। माइनस का 2 5 2 जा 10, ठीक है। 7 4 जा कितना 28, 7 4 जा 28, ये हो गया 38 में से 9 गया कितना आ जाएगा 29, ठीक है। कोई दिक्कत? नो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। 29, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा आ गया। अब हम अगर करें क्या करते हैं, अब अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, जैसे मैं ऐसा करता हूं ना, R1 C1 को C2 से चेंज कर देता हूं, C1 इंटरचेंज C2, इसे इंटरचेंज का सिंबल कहते हैं। C1 को C2 से इंटरचेंज करता हूं बेटा, C1 को अगर मैं C2 से इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा, C1 को C2 से इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा। देखो इंटरचेंजिंग का मतलब होता है कि C2 को C1 के प्लेस पे ले आओ, C1 को C2 की प्लेस पे लाओ, ठीक है। कर देते हैं, ये हो गया 5 3 और 2, ये हो गया 1 2 और 0, ये हो गया आपका 7 3 और -1, 7 3 और -1। अब जरा इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो, अब जरा इसका डिटरमिनेंट निकालिए। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5, एक्सपेंडिंग अलोंग वही R1 के अलोंग ही बोलो, ठीक है, किसी के भी अलोंग बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। 5 अगर मैंने 5 लिया तो ये रो ये कॉलम कैंसिल, 2 0 3 -1, कितना आ जाएगा बेटा 2 0 3 -1, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का क्या ले रहा हूं 1, ओके, माइनस का 1 लिखना चाहते हो लिख दो यहाँ पे, एक्सपेंडिंग अलोंग
R1, ठीक है। माइनस का 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, जिस रो जिस कॉलम में वो एलिमेंट आता है उसे छोड़ देते हैं, 3 2 3 -1, 3 2 3 -1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का 7, ओके, रो और कॉलम छोड़ दिया, 3 2 2 0, ओके। नेक्स्ट 2 1 जा 2 माइनस का 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 को 0 से 0, माइनस का 2 2 जा 4, 5 2 जा माइनस का 10, 6 और 3 9, माइनस का 9, ये हो जाएगा प्लस का 9, 7 4 जा 28, माइनस का कितना 28, 28 और 10 38, 38, 28 और 10 38, 38 में से 9 गया कितना आएगा बेटा 29, बड़ी रकम के साइन माइनस का। क्या कहा था मैंने, प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, मैंने नहीं कहा था भैया, प्रॉपर्टीज कह रही है, ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट के उसके रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो देन ये याद रहे आपको कि उस डिटरमिनेंट के वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन उसका साइन क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो वही हो रहा है, वैल्यू तो सेम आ रही है, 29 इसका भी आ रहा है, 29 इसका भी आ रहा है, बट सिंबल चेंज, साइन चेंज आ रहा है, ये पॉजिटिव का आ रहा है, वो नेगेटिव का आ रहा है। तो सेकंड प्रॉपर्टी याद रहेगा कि अगर आप डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो ये बात याद रहे कि उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, बस उसके साइन में चेंजिंग आता है। क्या आता है, उसके साइन में चेंजिंग आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो अगर तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, if any two rows or columns of a determinant are identical, if any two rows or columns of a determinant are identical, then its determinant is 0, then its determinant is 0। identical वर्ड है इसमें, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, एक जैसा दिखाई देने वाला, ठीक है, सिमिलर, एक जैसा दिखने वाला, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिकल। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, आइडेंटिकल। मीन्स दैट कोई भी दो रो, टू रो या टू कॉलम, जैसे कि ये देखो C1 और C2, C1 और C2 क्या है यहाँ पे, आइडेंटिकल है, मीन्स दैट सेम है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल कहते हैं। सर यहाँ 1 2 3 होता, यहाँ 1 3 2 होता तो क्या आइडेंटिकल कहलाता, नहीं, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं कहता था। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्ट, ये भी फर्स्ट एलिमेंट, ये भी फर्स्ट, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, ठीक है, ऐसे ही मतलब होना चाहिए, ओके। तो कह रहा है आइडेंटिकल अगर होता है तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, प्रॉपर्टीज कह रहा है, बट हम एक बार प्रूव करके तो देख ले सही में ऐसा होता भी है कि नहीं होता। यस सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एक बार करके तो देखना चाहिए ना कि होता है कि नहीं होता। चलो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, किसके अलोंग खोलते हैं, R1 के अलोंग खोलते हैं, 1, तो क्या हो जाएगा, अब देखो अब तो आप सीख चुके हो, थोड़ा सॉर्ट करेंगे, ठीक है। 1 लिया तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 -9, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का 1 लिया तो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 2 जा 4 -3 3 जा 9, फिर हमने प्लस का 7 लिया, ठीक है, फिर हमने क्या लिया 7, तो 3 2 जा 6 -3 2 जा 6, ठीक है। 9 में से 4 गया माइनस का 5 आ जाएगा, 9 में से 4 गया माइनस का 5 प्लस का 5 आ जाएगा, 6 में से 6 गया 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया 0, तो क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, यस सर 0 आ रही है। तो इस तरह से अगर कोई भी रो या किसी भी कॉलम को, अगर आप कोई भी रो या कोई भी दो कॉलम, दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो इस केस में आपको याद रखना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, ठीक। नेक्स्ट देख, प्रॉपर्टीज नंबर 4, if any row or column of a matrix is multiplied by k then its determinant also gets multiplied by k। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में अगर आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो उस वक्त उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे सर, समझ नहीं आया, चलिए करके दिखाते। देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है आपके पास
132015,730 इसका डिटरमिनेंट निकालो पहले तो निकाल लिया सर। ये हो जाएगा 0 माइनस 5 3 जा 15, फिर ये माइनस का 0 कुछ भी करो आंसर तो 0 ही आएगा। फिर आ जाएगा 7 3 5 जा 15, ठीक है, और माइनस का 2 1 जा 2, माइनस का 2 1 जा 2, ठीक है, 5 3 जा 15 माइनस 2, माइनस का 15 हो गया, ठीक है, और ये आपका 15 में से 2 गया तो 13 13 7 जा 91, ठीक है, माइनस करो प्लस और माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, ये बचा कितना 8, 8 में से 1 गया 7, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये आ गया आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब मैंने क्या बोला था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, मींस दैट किसी भी स्केलर क्वांटिटी से 1 से 2 से 3 से 4 से किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस केस में क्या होता है, देखो अगर आप इसे किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं R2 टेंस टू R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से। अब जो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है ना, ये भी देखना मल्टीपल ऑफ 3 ही आएगा, जब मैं आंसर आएगा ना नेक्स्ट वो 76 मल्टीप्लाई 3 ही के इक्वल आएगा, ठीक है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो उसी के मल्टीपल के बराबर होगी। मींस आप अगर डिटरमिनेंट 3R2 किए हैं तो A इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा 107, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये कितना दिया हुआ है आपको 250, ओके। अब देखो बेटा इसे सॉल्व करना है, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू, एक्सपेंडिंग अलोंग वही R1 कर रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 0 माइनस 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, ओके, 9 3 को 0 से 0, 9 5 जा कितना 45, फिर उसके बाद ये तो 0 ही आएगा तो इसे करने की तो कुछ जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद प्लस का 7 लूंगा तो 9 5 जा 45, ठीक है, और 3 2 जा कितना 6। अब इसे सॉल्व कर लो, ये हो गया माइनस का 45 और ये 45 में से 6 जाएगा कितना आएगा 39, 39 ना, 39 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 39 7 जा 273। अब इसे माइनस करो इसमें से 228, कितना आ गया 228। अब इसमें से 76 कॉमन ले लो, देखो 76 3 जा आ रहा है क्या ये, यस आ रहा है ना, आ रहा है 228। तो इसको मैं लिख सकता हूं 73 मल्टीप्लाई 76। तो हमने क्या कहा था आपको कि अगर आप किसी भी मल्टीप्लाई किसी भी स्केलर क्वांटिटी से करते हो तो वो जो डिटरमिनेंट कहता है कि अगर आप डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो उस स्केलर वैल्यू के मल्टीपल के बराबर होगा, ठीक है। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 3 डिटरमिनेंट A, ठीक है, 3 डिटरमिनेंट A। आपने अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में, तो उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो 3 डिटरमिनेंट A के इक्वल आएगी, वो 3 डिटरमिनेंट A के इक्वल आएगी, ओके। एनी डाउट? नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे। देखो तो ये देख लिया था हमने कि अगर हम क्या करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर वैल्यू से किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है उस स्केलर वैल्यू के मल्टीपल के बराबर होती है। तो यहीं से ये फॉर्मूला निकला था जो हमने लास्ट क्लास में किया था, डिटरमिनेंट के ए इक्वल्स टू के की पावर एन डिटरमिनेंट। के का मतलब होता है स्केलर वैल्यू। आप किसी भी मैट्रिक्स को
किसी भी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ए, अब आप इसमें कितनी भी के से मल्टीप्लाई करोगे, रो 1 को, रो 2 से रो 3 को, तो इसका मतलब हो जाएगा के की पावर कितनी, 3 डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो के की पावर कितनी आएगी, 3। ओके, के की पावर 3, जितनी बार आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, इस तरीके से अगर के ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला देखें तो के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए, अगर आपने 2 स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करी है तो के की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने 3 से करी है तो के की पावर 3 आ जाएगी। तो ये बात आप याद रखिएगा, यहीं से बना था इसका फॉर्मूला। ओके, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में तो आप ऐसा करते हो कि उसको किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, सारे रो सारे कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में होता है, और जब कॉमन भी लेते हो तो किसी भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से लिया जाता है। तो के यहाँ 3 बार कॉमन आ रहा है, इसलिए के की पावर 3, बाकी उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा। तो इस तरह से के 2 बार कॉमन लोगे तो के की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, जो भी स्केलर वैल्यू होगी उसकी पावर 2 आ जाएगी। तो ये बात नोट याद रखना। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन कर लिया था कि के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए। इस पर हमने क्वेश्चन भी किए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखते बेटा। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। कह रहा है अगर आपका डिटर्मिनेंट a प्लस अल्फा, b प्लस बीटा, c प्लस गामा, d e f g h i ऐसे है, तो आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो इसे 2 फॉर्म में। इसे ऐसे लिख सकते हो a b c d e f g h i, फिर अल्फा बीटा गामा, फिर d e f g h i। ठीक है, ऐसे तोड़ के लिख सकते हो। सर ये क्या मतलब, क्या ये तो बिल्कुल गलत है सर, ऐसा कैसे हो सकता है। यहां चलो a प्लस अल्फा का, तो a और अल्फा प्लस हो गए, फिर a प्लस अल्फा बन जाएगा, d प्लस d तो 2d बन जाएगा, e प्लस e तो 2e बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम कैसे आ सकती है, आएगी। जरा दिल थाम के समझ के देखो। देखो ये एक एग्जांपल है आपके सामने। पहले तो मैं इसे सिंगल में सॉल्व करता, तो इसे लिखूंगा मैं 2 प्लस 1 कितना 3, 3 प्लस 4 कितना 7, 6 और 5 कितना 11। ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया कितना बेटा 3, ये हो गया आपका 2, ये हो गया -1 और ये हो गया कितना 5। अब मैं अगर इसकी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं, इसकी डिटर्मिनेंट को क्या करूं, सॉल्व करूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 3, माइनस और माइनस प्लस का 3। फिर अगर मैं -7 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, -7 लूंगा तो ये रो ये कॉलम छोड़ दूंगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 2 जा कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं 11 लेता हूं बेटा, क्या लेता हूं 11, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दूंगा, 1 1 जा 1। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 6 और 5 11, माइनस का 11, 11 7 जा 77, प्लस का 77, 6 और 5 11, 11 7 जा 77, 11 1 जा कितना 11। ठीक है, 77 और 11 कितना हो जाएगा 88, 88 और 9 कितना हो जाएगा 97, कितना हो जाएगा 97। ओके ठीक है सर, अब जरा इधर इसको सॉल्व करके देखते हैं दोबारा से। ठीक है, वही वैल्यू आती है। देखो अब अगर हम इसे एक्सप्रेस फॉर्म में ऐसे लिखें, a इक्वल्स टू b प्लस सी, तो कैसे होगा, देखो मतलब डिटर्मिनेंट a जो होगा वो डिटर्मिनेंट b प्लस डिटर्मिनेंट c के इक्वल होगा। मींस अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं, वन 3 5, फिर उसके बाद -1 0 3, फिर 2 -1 5, फिर प्लस का c मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, c क्या दिया हुआ है, तो मुझे c दिया हुआ है, कितना 2 4 6, 2 4 6, -1 0
और 3, ठीक है, 2 -1 और 5, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको भी सॉल्व करूंगा ना तो सेम आंसर आएगा, बट हमें तो लग रहा है ये -1 ये तो नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो डबल हो जाएंगे, बट डबल नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। जरा करके देखते हैं। देखो पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर रहे हैं, 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0, माइनस माइनस प्लस का 3, फिर हम माइनस का 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्लस का 5 लेंगे, अगर हम 5 लेते हैं तो ये रो ये कॉलम कैंसिल, 1 1 जा 1 और इसको 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 1 1 जा 1 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 1 1 जा 1 और 2 को 0 से करेंगे 0। फिर उसके बाद प्लस का अगर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 प्लस का 3, फिर उसके बाद माइनस का 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, और 3 2 जा 6, फिर उसके बाद 6 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस का 0। अब क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 5 और 2 7, माइनस का 7, 7 3 जा 21, फिर 5 1 जा 5, फिर उसके बाद 3 2 जा 6, 6 और 5 11, माइनस का 11, 11 4 जा माइनस और माइनस प्लस, 11 4 जा 44, 6 और 5 11, 11 4 जा 44, 6 1 जा 6। अब जरा इन सभी को ऐड कीजिए तो, इन सभी को ऐड कीजिए तो प्रभु जी, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17 और 3 20 और 5 25, कैरी बचा 2, 4 और 2 6, 6 4 और 2 6, ओ 6 और 2 8, कहीं गलती हुई है, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22, 22 और 3 23, 22 और 3 25 का 5, कैरी बचा 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, क्या छूट गया इसमें 1 1 3 5, -1 0 और 3, 2 -1 और 5, फिर उसके बाद 2 4 और 6, -1 0 और 3, 2 -1 और 5, 1 लिया हमने, ये हो गया 0, 3 1 जा 3 प्लस का, फिर माइनस का 3, तो माइनस का 3 लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 और 3 2 जा, ओ यहां गलती हो गई ना बेटा, माइनस का 3 लोगे तो 5 1 जा 5, माइनस का 3 2 जा 6, फिर उसके बाद प्लस का 5 लोगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, प्लस का 2 लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 और 3 जा 3 प्लस का, फिर माइनस का 4 लोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 लोगे तो माइनस का 5 और माइनस का 6, फिर 6 लोगे तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 और 0, 3 1 जा 3 हो गया, 6 और 5 11, 11 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 33, ठीक है। फिर तो बाकी तो ठीक है। आ गया 97, तो दिस प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो वेरीफाइड, ठीक है, ये भी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इफ वी एड सम मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, if we add some multiple of the element of a row or column to the corresponding element of another row or column, the value of determinant remains unchanged. क्या बात है, क्या गजब की बात कही है इसमें, मतलब ये तो हजम होने वाली बात ही नहीं है। ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो और उसे अनदर रो या अनदर कॉलम में ऐड कर दो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्या कहना चाहता है, ऐसे नहीं समझ आ रहा, एग्जांपल से ये कहता है आपको 1 2 0 3 0 1 5 2 0 0 इसलिए लेता हूं इजी हो जाता है थोड़ा सॉल्व करने में, इसलिए देख, बाकी आप कुछ भी ले लो। अब ये क्या, इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1, तो ये हो जाएगा 0 -2, ठीक है। फिर उसके बाद लेते हैं माइनस का 2,
अगर हम माइनस का 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0, माइनस का 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 और माइनस का क्या 5, 0 और माइनस का 5, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम प्लस का 0 लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं 0, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 0, 3 2 जा 6 माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस का 2, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा प्लस का 10 और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, तो ये तो हमारा 0। अब 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया कितना हो गया ये 8, 10 में से 2 गया कितना हो गया ये 8, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 8। अब क्या कहता है, अब ये कह रहा है कि अगर प्रभु जी आप R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2 करते हैं, क्या करते हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2 करते हैं, तो होगा यूं कि आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2, मतलब R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसे R1 में ऐड कर दो, फिर उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो, आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू यही 8 आएगा। हाउ दिस इज पॉसिबल, एक वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसे हम उसी रो दूसरे रो में ऐड भी कर रहे हैं, तो वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, तो डिटरमिनेंट क्यों सेम आएगा, प्रूफ करके दिखाओ, चलो करके दिखाओ, करके दिखाते हैं बेटा, देखिए। सॉरी, आज मैं एरोप्लेन मोड पे लगाना भूल गया था, चलिए देखते हैं। हाँ, तो हमारा ये हो गया, क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट, हम थे यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब हमें क्या करना है, a इक्वल टू, पहले तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R1 में चेंजिंग करनी है, किसमें चेंजिंग करनी है बेटा, R1 में। R1 में क्या चेंजिंग करनी है, तो R1 में चेंजिंग ये करना है कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, R2 को किससे 2 से मल्टीप्लाई करो और उसे किसमें ऐड कर दो, R1। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसे किसमें ऐड कर दो, R1, ठीक है। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, 3 2 जा 6, ऐड कर दो R1 में 7, फिर R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो R1। चेंज R1 में हो रहा है, ये याद रखना, इसका मतलब होता है कि आप जो चेंजिंग कर रहे हो वो R1 में कर रहे हो, R1 टेंस टू है यहाँ पे, R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2, आप जो चेंजिंग कर रहे हो वो R1 में कर रहे हो, ओके। तो देखो R1 में हम चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, R1 इक्वल टू R1 प्लस 2R2, तो 3 2 जा 6 और 1 7, 0 को 2 से करूंगा सेम 2, ठीक है, फिर 2 2 प्लस 0, 2 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, ओके। बाकी तो हम किसी में चेंजिंग नहीं कर रहे, तो जो जैसे हैं वो वैसे ही, 3 0 1 5 2 0 5 2 0, ठीक है। अब इसकी डिटरमिनेंट निकालो, अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जरा फाइंड करो, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस का 2, 0 माइनस का 2, फिर उसके बाद माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 2 लोगे तो 3 को 0 से 0 और फिर 5 1 जा 5, 3 को 0 से 0, फिर 5 1 जा 5, फिर उसके बाद प्लस का 2, फिर प्लस का 2, 3 2 जा 6 माइनस 0, 3 2 जा 6 माइनस 0, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 12 और 10 22 में से 14 जाएगा 8। देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आ रही है। ओ वाओ सर, ये क्या मैजिक है, ये तो मैजिक नहीं है, प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट, अब लास्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। ओहो, मतलब क्या है, मतलब है
अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम 0 0 0 है, इच एलिमेंट इन अ रो और इन अ कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में उसके सारे एलिमेंट 0 0 0 है, तो देन याद रखिएगा उस केस में उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो भी शून्य होगी। कितनी होगी? शून्य होगी। कैसे होगी जरा निकाल के देखते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट शून्य, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 शून्य, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15, फिर माइनस का शून्य कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 7 3 जा 21, फिर प्लस का शून्य क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 7 2 जा 14, 15 में से 4 जाएगा, अरे क्या फायदा 0 तो आएगा, आंसर कितना आ गया बेटा 0। ठीक है, तो सारे प्रॉपर्टीज हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट दिस इक्वल्स टू 0, हमें क्या सो दैट करना है, इक्वल्स टू में 0। तो 0 के दो क्राइटेरिया पढ़ाया था मैंने, 0 के लिए दो प्रॉपर्टी पढ़ाया था, वो दो प्रॉपर्टी बताइए कौन से थे। सबसे पहला प्रॉपर्टी था कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या होना चाहिए, 2 रो एंड 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। इफ एनी 2 रो एंड 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। और सेकंड हमने क्या पढ़ा था, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ रो और इन अ कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो तब भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो देखो सेकंड वाला केस तो इसमें लग नहीं रहा, सेकंड वाला प्रॉपर्टीज तो यूज नहीं हो रहा क्योंकि कोई भी रो या कोई भी कॉलम्स 0 नहीं है इसमें। ठीक है, सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, वो तो नहीं है। अब देखो दूसरा कंडीशन आपके पास है आइडेंटिकल वाला। अब आइडेंटिकल आप बना सकते हो तो देखो बना लो, या अगर बना हुआ दिया है तो निकाल लो। बना हुआ नहीं दिया है बट मैं इसे आइडेंटिकल बना सकता हूं। अब कैसे बना सकता हूं तो देखिए उसके लिए देखिए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दिया, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, बताया था ना मैंने एक बार, ट्रायंगल डेल्टा कहते हैं इसे। देखो मैं क्या करने वाला हूं, C3 में ना C2 ऐड करने वाला हूं। C3 टेंस टू, मुझे C3 को चेंज करना है। मैं C3 में क्या ऐड कर रहा हूं, C2 को ऐड कर रहा हूं। C3 में किसको ऐड कर रहा हूं, C2 को। ठीक है, C3 में C2 को ऐड करना है। कैसे करूंगा C3 में C2 को ऐड, तो देखो 1 1 1 A B C, इसको इसमें ऐड करो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, इसको इसमें ऐड करो B प्लस C प्लस A, इसको इसमें ऐड करो C प्लस A प्लस B। कर दिया आपने, अरेंज करो सही से थोड़ा सा, A B C, तीनों पॉजिटिव में लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, यस सर लिख सकते हैं। अब अगर मैं A प्लस B प्लस C कॉमन ले लूं, ले तो सकता हूं ना, टेकिंग A प्लस B प्लस C फ्रॉम C3 में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया। C3 में से क्या कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया। ठीक है, A प्लस B प्लस C अगर मैं C3 में से कॉमन ले लेता हूं, किस में से कॉमन ले लेता हूं, C3 में से, तो क्या होगा A प्लस B प्लस C C3 में से अगर मैं कॉमन ले लूंगा, C3 में से अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो उस केस में क्या होगा, A प्लस B प्लस C मैंने कॉमन ले लिया 1 1 1। ठीक है, A B C 1 1 1। ठीक है, ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, अगर A B C मैंने C3 में से कॉमन ले लिया तो अब क्या करेंगे, ओह वाह ये क्या सही है, तो आइडेंटिकल हो गया। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 एंड C3 क्या है बेटा, आइडेंटिकल है। C1 एंड C3 क्या है, आइडेंटिकल। और अगर C1 एंड C3 आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। और 0 से मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर कितना प्राप्त होगा, 0। तो आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू, हेंस प्रूफ हो गया, हेंस
नेक्स्ट आ जाओ, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दिया है 1 1 1 BC CA AB, फिर क्या दिया है मुझे AB प्लस C, फिर दिया है B C प्लस A, फिर दिया है C A प्लस B। ठीक है, ये दिया हुआ। अब मुझे इसकी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। कैसे करूं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व? इसे भी जीरो ही प्रूव करना है, तो इसको भी जीरो प्रूव करने के लिए तो वही होना चाहिए, या तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम के each एलिमेंट जीरो होने चाहिए, या तो आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर जीरो तो है नहीं तो फिर तो अगला काम आइडेंटिकल का है। अब बताओ मुझे आइडेंटिकल कैसे करोगे, जरा सोचो 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 सोचो, आइडेंटिकल कैसे करोगे? ठीक है, कोई तरीका बताओ। अभी जैसे क्वेश्चन कराए जरा उससे दिमाग लगाओ उसमें कि क्या हो सकता है आइडेंटिकल। बताओ बताओ बताओ। देखो इसका ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, ए बी और ए सी ऐड कर दो, बी सी, ए बी ए सी बी सी, ए बी बी सी ए सी, बी सी ए बी और बी सी ऐड कर दो, सी ए, तो ए बी बी सी ए सी ए और सी बी, मतलब ए सी और बी सी ऐड कर दो, ए बी, तो ए बी बी सी ए सी। ओ वाओ सर, तीनों बन रहा सेम, क्या बात है, गजब सर गजब एकदम। बी सी सी ए बी, ए को बी से ए बी प्लस ए सी एक्सपेंड कर लिया पहले, बी को सी से बी सी प्लस ए बी, सी को ए से ए सी प्लस बी सी खोल लिया। अब फिर से वही काम करूंगा, C3 टेंस टू C3 प्लस C2, C3 में क्या ऐड कर दूंगा, C2 ऐड कर दूंगा, BC CA AB, इसे ऐड कर दो, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, फिर क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, फिर क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। ओके, अब टेकिंग, क्या करो, टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम किसमें से C3 में से। अगर मैं C3 में से AB प्लस BC प्लस AC कॉमन ले लूं, क्या करूं, कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 1 1। ठीक है, ओ वाओ सर, फिर से ये क्या हुआ, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। अगर C1 और C3 आइडेंटिकल हो गया तो क्या हो गया बेटा, C1 एंड C3 अगर आइडेंटिकल हो गया तो देन होगा यूं कि AB प्लस BC प्लस AC इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। एनी डाउट? नो डाउट। वाओ, अच्छा है सर, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, ऐसे क्वेश्चन अच्छा लगता है। ठीक है, इजी होता है बेटा, इसमें आपका 4 मार्क्स में अब आने लग गया, पहले तो ये 6 मार्क्स में आता था। ठीक है, आ सकता है, अभी भी ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है कि ये 4 में ही आएगा, क्योंकि सीबीएसई है, अपना रूल हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, तो 6 नंबर में भी डाल सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो प्लीज इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिना एक्सपेंड किए हुए क्या करनी है आपको, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हो जाएगा, जरा दिमाग लगाओ, मतलब निकाला नहीं है, वही जीरो लाना है बेटा। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट करने हैं, वो कैसे करोगे, बताओ जल्दी बताओ कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैजिक है इसमें भी। हो गया, हाँ किसी बच्चे ने बोला है हो गया, किसी की आवाज तो आ रही है मुझे, यस। कैसे करोगे, कॉलम को ऐड करने से तो नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। हाँ मैं सुन रहा हूं जो तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि बेटा सर R1 को R2 में ऐड करो, सही में, हाँ सही में, x प्लस वाई है, z ऐड करोगे x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा।
y प्लस जेड है, x ऐड करोगे x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। z प्लस x है, y ऐड करोगे x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ओ वाओ सर, सारी रो के सारे एलिमेंट x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, यही तो चाहिए था। R1 में चेंजिंग कर दिए सर, R1 में क्या ऐड कर दो, R2 को ऐड कर दो, कर दिया। x प्लस वाई प्लस जेड, 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 ठीक है। ये हो गया z1, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है। सर अब क्या करो, टेकिंग, क्या कर लो, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम कहां से, तो फ्रॉम R1 से। अगर मैंने कॉमन ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड तो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 1, ये हो गया z, ये हो गया x, ये हो गया y, 1 1 1। ओ ये क्या सर, R1 और R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। ओ वाओ, ये तो सही कहा सर आपने, R1 एंड R3 आइडेंटिकल। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 कितना आ गया आंसर, 0। आप अपने एनसीईआरटी का 4.2 ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपसे हो सकता है उतना सॉल्व करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, सी।